Hi everyone, today we have moved in a new lecture and in this videos and in this lecture we are going to deal some short answer type questions, right? We have already covered so many different topics of that particular chapters named fiber to fabrics. इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था कि वो टॉपिक को हमने मिस किया, हर एक टॉपिक को हमने कवर किया है। तो टॉपिक को कवर करने से कुछ नहीं होता है, उसका क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात आपको पता है। तो सिर्फ पता ही नहीं होनी चाहिए बल्कि इसका पालन भी होना चाहिए। इसीलिए इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, मध्य में रखते हुए मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस का जो है वो यहाँ पे प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, सॉल्यूशंस करवा रहा हूँ। इसीलिए आप लोग ध्यान से समझना, और कहीं भी कोई क्वेश्चंस में डाउट होता है तो उसको चैट सेक्शन में लिखिए, मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेजेस कीजिए, ठीक है। मेरे चैनल के व्हाट्सएप सेक्शन में इंस्टाग्राम का आईडी मिल जाएगा, फेसबुक का भी मिल जाएगा, तो आप वहां से जोड़ सकते हैं और बहुत सारी बातें कर सकते हो, राइट? समझ गया ना? जैसे कि आप लोग पूछते हो तो मैं आपका क्वेश्चंस का आंसर जो है वो देने का प्रयास करता हूँ, राइट? तो अब ये क्वेश्चंस है, अब इससे प्रैक्टिस किया जाए। ऑलराइट, वेरी शॉर्ट आंसर्स टाइप क्वेश्चंस। देखिए, मैंने एक बार पहले भी बताया था, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू हाउ टू सॉल्व वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को किस प्रकार से और कैसे जो है वो हम लोग सॉल्यूशंस करते हैं, और कैसे इसका क्वेश्चंस का आंसर दिया जाए। इसका एक लाइन में आंसर दिया जाता है, चूंकि वेरी शॉर्ट है। ये कितने नंबर में क्वेश्चंस में आता है सर? एक नंबर या फिर दो नंबर, इससे ज्यादा नहीं पूछता। अगर दो नंबर में कोई से ज्यादा में पूछता है वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस का, अगर कोई टीचर है जो पूछ रहा है कि 3 नंबर का है क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, तो वो गलत कर रहे हैं। ये इसका जो आंसर्स होगा, इसका इस क्वेश्चंस का मार्क्स कितने का वैल्यू के बराबर है वो मैं बता रहा हूँ। या तो 1 नंबर या फिर ज्यादा से ज्यादा 2 नंबर, कम से कम 1 नंबर, ज्यादा से ज्यादा 2 नंबर। समझ गया? तो आंसर भी वैसे ही देना, एक लाइन में, 2 लाइन में, 3 लाइन में, और इससे ज्यादा नहीं बढ़ाना है। समझ गया? क्वेश्चन नंबर पहला है, लेकिन मैं यहाँ डिटेल में बता दूं इसीलिए एक स्टेप और भी ज्यादा बता देता हूँ, बट आप ध्यान में रखो कि कितने में इसका आंसर देना है, राइट? क्वेश्चन है, नेम टू फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। ऐसा दो फाइबर्स का नाम बताओ जो हमें, या फिर जिसे हम लोग एनिमल से, जानवरों से प्राप्त करते हैं, राइट? तो लिखा हूं आंसर में कि फ्लोविंग आर द टू फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। यानी कि ऐसा कुछ निम्नलिखित दो फाइबर्स है जिसे हम लोग जानवर से प्राप्त करते हैं। कौन कौन? तो पहला हो गया ऊल और दूसरा हो गया सिल्क। तो ऊल और सिल्क एक ऐसा फाइबर्स है जिसे हम लोग एनिमल से प्राप्त करते हैं। ऑलराइट, ऑब्वियसली यस। समझिए, जैसे ऊल जो है वो सिल्क वर्म से प्राप्त कर रही है, इंसेक्ट है, वो भी एक प्रकार का जानवर ही है। और ऊल जो है वो हम लोग सीप से, गोट से, एटसेट्रा से हम लोग प्राप्त करते हैं, तो वो भी जानवर ही है, राइट? ये क्वेश्चंस हो गया, बट आगे बढ़ने से पहले आप चाहो तो इससे पहले लिख लो और पीछे आप लोग समझ लीजिएगा। इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट। आप चाहो और आप इसे लिख डालो, राइट? चलो, आप क्वेश्चन नंबर 2 समझते हैं। विच टाइप ऑफ वूल इज कॉमन इन तिब्बत एंड लद्दाख? ये तिब्बत और लद्दाख में कौन सा, किस प्रकार का ऊल जो है वो बहुत ज्यादा कॉमन है और सबसे ज्यादा मिलता है? तो ठीक है, तो याक ऊल, याक का ऊल जो है वो सबसे ज्यादा कॉमन और यही जो है वो मशहूर है, राइट? क्वेश्चन नंबर 3 है, वेयर आर एंगोरा गोट्स फाउंड इन आवर कंट्री? हमारे देश में, यानी कि इंडिया में, राइट? हो सकता है कोई इंडिया से बाहर भी है, भारतीय कोई इंडिया से बाहर जाकर के देख रहा हो तो वो सोचेगा ना कि कहाँ कहाँ कहाँ, इसीलिए बोल रहा हूँ। हमारे भारत देश, मैं इंडिया से बिलोंग करता हूँ, ठीक है? तो हमारे भारत देश में कौन सा ऐसा जगह है, ठीक है, जहाँ पे सबसे ज्यादा एंगोरा गोट मिल पाया जाता है? तो जम्मू एंड कश्मीर में वहीं एंगोरा गोट पाया जाता है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन, बीच एनिमल प्रोड्यूसेस वूल फॉर मेकिंग फाइन पैशमीना शॉल्स? ऐसा कौन सा बीच एनिमल, कौन सा जानवर है जो ऊल प्रोड्यूस करता है जिससे हम लोग पैशमीना शॉल का निर्माण करते हैं? तो कश्मीरी गोट। कौन सा जानवर है वो? तो कश्मीरी गोट। याद रहेगा, भूलोगे तो नहीं ना? चलिए ठीक है, याद रखिएगा। नाउ मैं आपके स्क्रीन से साइड हट गया हूँ और आप लोग जो हो भी इसे अच्छे तरीके से राइट डाउन कर लीजिए अपने कॉपी में, ठीक है? जहां तक हो गया उसके आगे का चीज है ये, तो इसे जरूर लिख लीजिए, राइट? लिख लिया होगा? चलो जी, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट द क्वेश्चन नंबर 5, वेयर आर द wool yielding animals called llama and alpaca found?
ऊल को प्रोड्यूस करने वाला जानवर है कौन? तो लैमा है और अल्पाका है। जो कहाँ पाया जाता है, यही क्वेश्चन है। तो साउथ अमेरिका में पाया जाता है, ये हुआ इसका आंसर। तो एक लाइन में हो गया आंसर कि नहीं हो गया? ऑब्वियसली हो गया, तो एक नंबर के क्वेश्चन है, या फिर जैसे 2 नंबर, राइट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, नेम एनी टू ब्रीड्स ऑफ सीप फाउंड इन इंडिया। ऐसा 2 सीप का प्रजाति का नाम बताओ जो भारत में पाया जाता है, यानी कि इंडिया में पाया जाता है। तो एक लाइन में इसका आंसर देना है, 1 नंबर का है तो कैसे दोगे? तो पहला में हो गया लोही और दूसरा हो गया नाली। जी हाँ, लोही और नाली ये 2 अलग अलग सीप के नस्ल है, प्रजातियां हैं जो भारत में पाया जाता है, राइट। लेकिन अगर 1 नंबर पूछा तो ऐसे डायरेक्ट, अगर 2 नंबर पूछा तो कैसे लिखेंगे फ्लोइंग आर द नेम ऑफ 2 ब्रीड फाउंड इन इंडिया, यानी कि इंडिया में पाए जाने वाले कुछ निम्नलिखित 2 ब्रीड है। किसका है? तो सीप का है। पहला है लोही और दूसरा है नाली। इस प्रकार से लिखेंगे अगर 2 नंबर में रहा तो, ठीक है। और अगर 1 नंबर में रहा तो ये भी लिख देंगे, तो क्या दिक्कत है सर? तो सोने पर सुहागा है, एज योर विश, आपकी इच्छा, आपकी ये बड़प्पन होगी, है कि नहीं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, स्टेट वेदर सीप और हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स। आप मुझसे कहिए कि जो सीप है यानी कि जो भेड़िया है वो क्या हर्बीवोरस है या फिर कार्निवोरस है? हर्बीवोरस पता है आपको, घास पत्ते पुआल वगैरह सब खाएंगे। और कार्निवोरस पता है कि मीट मछली मांस वगैरह सब चीड़ फाड़ के खाएगा, दूसरे जानवर को शिकार करेगा। तो सीप क्या है? तो हर्बीवोर्स है जी, ठीक है। याद रखिए हार्बी को VIVORES से भी लिखते हैं, और नहीं तो BI से भी लिखते हैं कभी कभी, ठीक है। तो आपका मर्जी, जो चाहो वो फरमाओ, ठीक है। 8 में व्हाट टर्म्स आर यूज्ड फॉर द फॉलोइंग प्रोसेसेस। निम्नलिखित के लिए आप कौन सा शब्द को, किस शब्द का इस्तेमाल करके बयां कीजिएगा, ठीक है। जैसे पहला प्रश्न है, रिमूविंग हेयर ऑफ सीप अलोंग विथ ए थिन लेयर ऑफ स्किन। जब हम लोग सीप के बाल को उसके एक पतला सा चदरा जैसा स्किन के साथ एक करके निकाल लेते हैं तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको, इस प्रक्रिया को सीरिंग बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? सीरिंग बोलते हैं। याद रहेगा ना, भूलोगे नहीं ना। चलिए अच्छी बात है, मुझे यकीन है आप याद रखिएगा। इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट। आप चाहो और आप इसे लिख डालो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, राइट। चलिए लिख लिया, चलो वेरी वेरी नाइस, आगे बढ़ता हूँ जी, ठीक है। नेक्स्ट है बी में, वॉशिंग ऑफ सीप फ्लीस टू रिमूव डस्ट डर्ट एंड ग्रीस। अगर हम लोग सीप के फ्लीस को यानी कि सीप के बाल को, ऊल जो प्राप्त किए हम लोग, उसको धोते हैं, डर्ट को निकालते हैं, तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? तो इस प्रक्रिया को नाम दिए हैं, दैट इज द स्कोरिंग। स्कोरिंग का नाम दिए हैं, ठीक है। स्कोरिंग नहीं, इट्स अ स्कोरिंग, ठीक है। यू थोड़ा सा यू का उच्चारण होना चाहिए। सी में है, सेपरेटिंग सीप्स फ्लीस इनटू फाइन फाइबर्स ऑफ डिफरेंट क्वालिटीज। अलग अलग क्वालिटीज को देखते हुए उसके बाल को अलग अलग करेंगे, तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? तो सॉर्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? तो सॉर्टिंग बोलते हैं। याद रहेगा ना, भूलिएगा नहीं ना। चलिए बहुत अच्छी बात है कि आप याद रखिएगा और भूलिएगा ना, राइट। तो आपको मैंने पढ़ाया है स्कोरिंग क्या होता है, सॉर्टिंग क्या होता है, और ये क्वेश्चंस में आ रहे हैं, इसलिए हम लोग जो है वो इसको रिपीट कर रहे हैं। और बता भी दिया कि ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। तो आप लेक्चर्स को 1 बाय 1 करके देखते हो तो आपके नोट्स में भी लिखे होंगे, तो उससे भी आप पढ़ सकते हो, राइट। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट कॉजेज सॉर्टर्स डिजीजेस। ऐसा क्या है जो सॉर्टर्स नाम का डिजीज होता है, यानी कि किसके कारण सॉर्टर्स डिजीज होता है? तो आंसर है, ए बैक्टीरिया कॉल्ड एंथ्रेक्स कॉजेज सॉर्टर्स डिजीज। एंथ्रेक्स नाम का एक बैक्टीरिया है जिसके कारण सॉर्टर्स डिजीज होता है, ठीक है। ह्यूमन बींग्स को हो जाता है, वेरी डेंजरस डिजीज। नेक्स्ट है, व्हिच स्टेप्स कम्स फर्स्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ वुलन यार्न फ्रॉम सीप। अगर सीप के बालेज से एक वुलन यार्न में हम लोग अगर तकबील कर रहे हैं, पूरे एक कपड़े बनाने तक का जो प्रक्रिया है, वो सबसे पहले कौन सा प्रक्रिया आएगा? क्या स्कोरिंग पहले आएगा कि सीयरिंग पहले आएगा, ठीक है।
आपको बताएं स्कोरिंग क्या होता है और आपको बताएं शेयरिंग क्या होता है। तो ये दोनों में से सबसे पहले क्या आएगा? तो शेयरिंग जो है वो सबसे पहले आएगा। बात समझे कि नहीं? चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, नेम ए नेचुरल फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम इंसेक्ट्स। एक नेचुरल फाइबर्स का नाम बताओ जो हम लोग इंसेक्ट से प्राप्त कर सकते हैं। तो सिल्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक ऐसा एक नेचुरल फाइबर का नाम बताओ जो इंसेक्ट से प्राप्त करते हैं। तो सिल्क। सिल्क हम लोग सिल्क वर्म से प्राप्त करते हैं, यानी कि सिल्क मॉथ से प्राप्त करते हैं, जो क्या है? एक प्रकार का इंसेक्ट है, यानी कि ये है बटरफ्लाई। राइट, आगे बढ़ जाएं जी। बट उससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट। आप चाहो तो आप इसे लिख डालो, है कि नहीं? चलिए इसे अच्छे तरीके से लिखिए ताकि किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। मैं आपके स्क्रीन से साइड हट गया हूँ और आप लोग जो है वो इसे बहुत अच्छे तरीके से लिख लीजिए। राइट, चलो लिखो। लिखने में कहीं कोई कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना? इसे कंप्लीट करो तभी तो मैं आगे की बातें मैं आपसे बता सकूंगा। राइट, चलो लिख लिया, आगे बढ़ जाते हैं। तो आगे बढ़ूं मैं? वेरी गुड। नेक्स्ट है, नेक्स्ट यहाँ पे देख लो, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिया गया है, उसको आप ये बताइए कि क्या वो सही है या फिर वो गलत है। देखिए स्टेटमेंट क्या है। द एडल्ट सिल्क मॉथ स्पिन्स कोकून्स फ्रॉम विच सिल्क इज ऑब्टेन्ड। जो एडल्ट सिल्क सिल्क मॉथ है उससे कोकून्स का निर्माण होता है? नहीं, पुपा जो है वो लार्वा वगैरह इस सब का काम है कोकून्स का निर्माण करना। राइट, तो कोकून्स जो है वो एडल्ट सिल्क मॉथ नहीं तैयार करता, तो यह स्टेटमेंट फॉल्स है। ये स्टेटमेंट जो देख रहे हैं वो फॉल्स। राइट, इफ यू वांट देन यू कैन राइट इट। आप चाहो तो आप इसे पहले लिख लो, फिर मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ। राइट, चलो इसे फटाफट से लिखिए आप लोग, लिखो। चलो लिख लिया होगा, वेरी गुड, वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, नेम द ट्री whose leaves provide food for the silkworms। एक ऐसा ट्री का नाम बताओ जो सिल्कवर्म्स को फूड के रूप में अपना पत्ता को प्रदान करती है। ठीक है, या फिर ऐसा कोई पेड़ है जो सिल्कवर्म उस पेड़ का पत्ता को इस्तेमाल करती है भोजन के लिए, तो वो कौन सा पेड़ है? मलबेरी ट्री। याद रखिएगा, मलबेरी ट्री कंपटीशन के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मलबेरी ट्री, मलबेरी ट्री का नाम भी इम्पोर्टेंट है। 14 क्वेश्चंस, व्हाट आर द नेचुरल कलर्स ऑफ द फ्लीस ऑफ शीप एंड गोट। यानी कि जो फ्लीस है शीप का या फिर गोट का, जो फ्लीस है, यानी कि मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जो शीप और गोट का जो हेयर है, बाल है, उसका जो कलर्स है वो कैसा होता है, यही प्रश्न है। तो प्रश्नों को समझ गया तो आंसर देता हूँ। द नेचुरल कलर्स ऑफ फ्लीस ऑफ शीप एंड गोट इज व्हाइट, ब्राउन और ब्लैक इन कलर्स। ठीक है, तो नेचुरल कलर्स यानी कि भगवान के द्वारा जो दिया गया कलर्स है, सीप के बाल का कलर है या फिर गोट के बाल का कलर है जो भगवान के द्वारा दिया गया, वो कैसा कलर का हो सकता है? या तो व्हाइट कलर का हो सकता है, या फिर ब्राउन कलर का हो सकता है, या फिर वो ब्लैक कलर का हो सकता है। तीन तरह का कलर्स हो सकते हैं। राइट, समझ गया कि कैसा कलर का होता है। लेकिन ये तीनों कलर्स में से सबसे फायदेमंद कलर्स जो है वो व्हाइट कलर्स है। क्यों? क्योंकि व्हाइट कलर्स को हम लोग अलग अलग कलर्स में कन्वर्ट करते हैं, रेड में, पिंक में, येलो में, जैसे चाहे वैसे। लेकिन बाकी कलर्स को वो जस के तस छोड़ देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, विच स्टेज कम्स अर्लियर इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ, पुपा और लार्वा। सिल्क मॉथ के जिंदगी में कौन सा चरण पड़ाव जो है वो पहले आता है? ठीक है ना, बात समझे कि नहीं? कौन सा पहले आता है? क्या पुपा पहले आएगा कि लार्वा पहले आएगा? लार्वा पहले आता है, फिर जाके मेटामॉर्फोसिस होता है तो पुपा बनता है, फिर पुपा मेटामॉर्फोसिस होता है जाकर के एडल्ट सिल्क मॉथ में निर्माण होता है। बात समझे कि नहीं? तो सबसे पहले लार्वा आएगा। ठीक है, याद रखिए यहाँ पे कुछ कुछ लोग
लार्वा को LARVA भी लिखते हैं, और ये कुछ ऐसे भी लिखा था LARVAE, लार्वे, लार्वा, लार्वे ई नहीं पढ़ेंगे बल्कि लार्वा ही पढ़ेंगे, ई लगाइए चाहे नहीं लगाइए, ठीक है। कैसे भी लिख सकते हो, इफ यू वांट यू कैन डू इट। चलिए मैं आपके स्क्रीन से साइड हट गया जी, और आप इसे बहुत अच्छे तरीके से जरूर लिख लो। चलिए इसे कंप्लीट कीजिए ताकि मैं कुछ और भी क्वेश्चंस का प्रैक्टिस जो है वो मैं करवा सकूं बेझिझक। बात समझे कि नहीं? चलो लिख लिया होगा, आगे बढ़ते हैं तो। चलो ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे ध्यान देने वाली बातें हैं। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्चुअली मेक्स द सिल्क फाइबर्स? आखिरकार वो सिल्क वॉर्म्स का जो ऐसा जो जीवन शैली हुआ वो कौन बनाता है वास्तविक में, वो क्या चीज को, ये सिल्क फाइबर को कौन बनाता है? क्या लार्वा बनाता है, क्या पुपा, कि एडल्ट सिल्क मॉथ? तो कोई चांस नहीं, पुपा का कोई चांस नहीं, तो लार्वा। आंसर क्या होगा? लार्वा, लार्वा ही बनाता है। बात समझे कि नहीं? याद रखना क्वेश्चन नंबर 70, विच ऑफ द फ्लोइंग, मैंने फिगर के साथ ही बताया हुआ है टॉपिक, विच ऑफ द फ्लोइंग टर्म्स इज रिलेटेड टू सिल्क प्रोडक्शन? कुछ टर्म दिया हुआ है और ऐसा कौन सा टर्म है जो सिल्क के प्रोडक्शन से, सिल्क के निर्माण से वो चीज जुड़ा हुआ है, ठीक है। क्या फ्लोरिकल्चर है, क्या टिश्यू कल्चर, या फिर सिल्वीकल्चर, एपीकल्चर, या फिर सेरीकल्चर? वो क्या है वो चीज? तो सेरीकल्चर। बात समझे कि नहीं? सेरीकल्चर जो है वो रिलेटेड है किस चीज से? सिल्क प्रोडक्शन से, क्योंकि सिल्क का प्रोडक्शन जब करते हैं तो दैट इज अ सेरीकल्चर। बात समझे कि नहीं? और भी कुछ है, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है आपको, तो सेरीकल्चर रिलेटेड, ठीक है। जब सिल्क वॉर्म्स को ख्याल रखते हैं सिल्क फाइबर को प्राप्त करने के लिए, तो इसी प्रक्रिया को सेरीकल्चर बोलते हैं। समझिए सेरीकल्चर क्या हुआ, तो सिल्क से रिलेटेड है ना ये सेरीकल्चर, ठीक है। बाकी सब नहीं है। नेम टू फाइबर्स विच आर मेड ऑफ प्रोटीन्स, कुछ दो फाइबर्स का नाम बताओ जो प्रोटीन से बना हुआ है। लिखो कि फ्लोइंग आर द टू फाइबर्स नेम विच इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, यानी कि दो फाइबर नेम, दो फाइबर्स का नाम जो है वो कुछ निम्नलिखित है जो किस चीज से बना है, तो प्रोटीन से बना हुआ। कौन कौन है भाई वो? तो पहला हो गया सिल्क और दूसरा हो गया ईरी। सिल्क और ईरी, सिल्क का ही प्रकार है ईरी, ठीक है, और सिल्क तो है ही, ठीक है। तो सिल्क और ईरी ये सब के हैं जो है, ठीक है। मूंगा भी होता है, यहाँ पे सिल्क के जगह पर क्या लिख सकते हो? MOOG, ये मूंगा सिल्क, ठीक है। सिल्क काट दो, मूंगा सिल्क और ईरी सिल्क, दो अलग अलग सिल्क के फाइबर्स हैं जो हम लोग प्रोटीन से प्राप्त होता है, करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, स्टेट वेदर आर्टिफिशियल सिल्क इज एन एनिमल फाइबर और प्लांट फाइबर। जो आर्टिफिशियल सिल्क होता है वो एनिमल फाइबर है कि प्लांट फाइबर? अगर एनिमल फाइबर है तो वो तो प्रकृति ने दिया, तो वो आर्टिफिशियल कैसे हो जाए? क्योंकि आर्टिफिशियल का मतलब ही होता है बनावटी, यानी कि हम लोग बनाए हैं। बात समझे कि नहीं? तो वो नहीं होगा। प्लांट फाइबर हो सकता है आर्टिफिशियल सिल्क, आर्टिफिशियल सिल्क को प्लांट फाइबर्स बोल सकते हैं क्योंकि प्लांट फाइबर से प्राप्त करते हैं, उसके वुड पल्प से बनाते हैं, जैसे रेयन वगैरह सब बनाते हैं, मैंने पढ़ाया भी है आपको, राइट। चलिए यहाँ तक लगी कंप्लीट करो। कौन कौन नहीं लिखा ये बताओ? सभी बच्चे लिख लिए यहाँ तक? क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट करो एज सुन एज पॉसिबल। जो भी बच्चे नहीं लिखे हैं देख लीजिए एक बार, कुछ भी छूट ना जाए, रह ना जाए, ठीक है। चलो लिख लिया होगा, आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ जाए। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 है, फिल इन द फ्लोइंग ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स। कुछ निम्नलिखित जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, उस रिक्त स्थानों को भरना है। ये फिल इन द ब्लैंक्स आपसे तभी भरेंगे जब आपको टॉपिक जो है वो याद है, बहुत अच्छे से समझे हुए, तो अन्यथा आपको सॉल्यूशंस करने में दिक्कत हो सकता है, राइट। जैसे पहला है, द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग पेरेंट्स फॉर ऑब्टेनिंग स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स इन देयर ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड सेलेक्टिव ब्रीडिंग। यहाँ पे ब्रीडिंग भराएगा, जहां जहां ये देख रहे हो वो फिल इन द ब्लैंक्स है, वहां पे मैंने ऑलरेडी भर रखा है, ठीक है। चलिए अच्छी बात है।
अब यहाँ पे ध्यान दो, ये तो हो गया। तो ऐसा जब हम लोग करते हैं कि जो पेरेंट्स को सिलेक्ट कर रहे हैं, और ताकि ऐसे पेरेंट्स को सिलेक्ट कर रहे हैं ताकि उसका जो बच्चा हो वो अच्छे क्वालिटी का ऊन दे सके हमें, ठीक है। तो ऐसे ऐसे पेरेंट्स को हम लोग सिलेक्टिव ब्रीडिंग का नाम देते हैं। इस प्रक्रिया को सिलेक्टिव ब्रीडिंग कहलाता है। तो सिलेक्टिव लिखा था और यहाँ पे आगे खाल फिल इन द ब्लैंक्स था, तो क्या होगा, ब्रीडिंग होगा, राइट। अब बी है, अंगोरा वुल इज ऑब्टेन फ्रॉम एंगोरा। एंगोरा वुल किसी से प्राप्त करेंगे, तो एंगोरा गोट से प्राप्त करते हैं, एंगोरा गोट। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स था तो गोट होगा, क्योंकि अंगोरा गोट का प्रजाति है, सीप का नहीं। सी है, लैमा एंड अल्पाका ऑल्सो यील्ड। लैमा और अल्पाका जो है वो क्या दे सकता है, उससे क्या प्रोड्यूस कर सकता है, तो ऊल का निर्माण कर सकता है, राइट। क्वेश्चन नंबर डी को समझो। सीप्स आर एंड प्रीफर ग्रास एंड लीव्स। सीप जो है वो क्या होता है, तो हर्बीवोरस होता है, और जो है वो क्या खाना पसंद करता है, ग्रास और लीव्स को लेना पसंद करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ई, लोही एंड नाली आर ब्रीड्स ऑफ। लोही और नाली जो है वो किसका प्रजाति है, सीप का या फिर गोट का, तो सीप का प्रजाति है, तो इसलिए यहाँ पे सीप भरा हुआ। एफ है, सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम द डैश ऑफ ए सिल्क मोथ। तो कोकून से हम लोग सिल्क मोथ का जो कोकून होता है व्हाइट व्हाइट में गोल गोल कलर का, ठीक है, गोल में व्हाइट कलर का, उसी से हम लोग जो है वो सिल्क को प्राप्त करते हैं। जी प्लस, सिल्क फाइबर्स आर मेड ऑफ ए। सिल्क फाइबर जो है वो किस चीज से बना हुआ रहता है, तो प्रोटीन से बना हुआ रहता है, राइट। तो मुझे यकीन है कि ये सारे के सारे जो फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे दिए गए हैं, उन सभी फिल इन द ब्लैंक्स को आपने अच्छे तरीके से समझा होगा और अपनी चीजों को बेहतर से बेहतर तरीके से आप लिखा भी होगा, राइट। चलो इसको, इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट। आप चाहो और आप इसे लिख डालो, ठीक है। चलो इसे लिखो भाई, ताकि कुछ बचा हुआ जो चीजें हैं मैं उसको अच्छे तरीके से कवर कर सकूं, और भी बहुत सारी बातों को आपको बताना है, ठीक है। अब देखिए, एच प्रश्न है, सिल्क वॉर्म्स आर ऑफ सिल्क मोथ। सिल्क वॉर्म्स जो है वो क्या है, तो लार्वा है सिल्क मोथ का। आई है, सिल्क वॉर्म्स स्पिन ऑफ सिल्क फाइबर। सिल्क वॉर्म्स जो है वो क्या स्पिन करता है, क्या बुनता है, सिल्क फाइबर्स का, तो कोकून का निर्माण करता है सिल्क वॉर्म्स, और कोकून से ही हम लोग सिल्क फाइबर का को प्राप्त करते हैं। जे है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड्स फ्रॉम द कोकून्स फॉर यूज एज सिल्क इज कॉल्ड रीलिंग। जो प्रक्रिया है कोकून से हम लोग सिल्क थ्रेड को बाहर निकालते हैं, अलग करते हैं, तो उसको रीलिंग बोलते हैं। नहीं जानते हैं तो अभी से भी जानिए, रीलिंग बोलते हैं। रील सिर्फ इंस्टाग्राम का ही नहीं होता, यहाँ भी रीलिंग है, ठीक है। सो इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट। आप चाहो और आप इसे लिख डालो, राइट, ऑब्वियसली यस। मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लोग इसे जो है वो अच्छे तरीके से लिख लीजिए, बस समझे कि नहीं, ठीक है। तो मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस था वो कंप्लीट होता है, और अब वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस नहीं करवाऊंगा क्योंकि सारा कंप्लीट हो गया, अब इससे ज्यादा नहीं है, राइट। और भी देखता हूँ आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा तो मैं करवा दूंगा। और हाँ, मैं बहुत सारे काम करने के लिए कभी कभी बाहर भी चला जाता हूँ, क्योंकि कुछ मेरे ही काम होते हैं, ठीक है कि नहीं। जैसे कि इंसान तो अपने जिंदगी में कुछ ना कुछ करते ही रहता है, ठीक है, अपने अपने देश के लिए, अपने तरक्की के लिए और अपने समाज के लिए, तो वो बिजी हो जाता है। इसीलिए मैं आपके लिए वीडियोस के कोई लेट से भी लाऊंगा, लेकिन ऐसा मत समझिए कि एरा सर ने पढ़ाना ही छोड़ दिया है, ठीक है, राइट। कुछ देर तक दिनों के लिए स्थगित हो सकती है, लेकिन छोड़ने का मेरा कोई इरादा अभी नहीं है, राइट। बाकी बाद में देखेंगे, है कि नहीं, बात समझे कि नहीं, ठीक है। बाकी आपका प्यार मोहब्बत एक साथ मुझे मिलता रहे, इससे बढ़कर और क्या हो सकती है, राइट। आपकी एक मुस्कान ही काफ़ी है मेरे सपोर्ट के लिए, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं मुझे चाहिए, राइट। तो बस मैं यही कहूँगा कि यहाँ से जो कुछ भी नोट्स आप तैयारी करते हैं इससे अच्छे से अपने कॉपी में लिखिए, और जब ये लेक्चर को बंद करते हो तो उसको अच्छे से रिवाइज करो। कहीं डाउट होता है तो कहीं तो स्कूल जाते ही हो गया, राइट। अभी छुट्टी चल रहा है किसी भी चीज़ का तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जब स्कूल खुलेगा तो पूछ लेंगे,
ठीक है, वहाँ सर से पूछ लिए, अगर कहीं कोचिंग जाते हैं वहाँ से पूछ लिए, अगर कोई नहीं तो फिर मैं हूँ ही आपके लिए हमेशा के लिए तैयार। ठीक है, तो आप मेरे से भी पूछ सकते हो, राइट? ठीक है जी, समझ गया? इतना सारा कुछ मैं तो आपको बताते ही रहता हूँ। तो पढ़ने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, आप खोजोगे और फिर कोई नहीं तो मोबाइल में गूगल से पूछ लिए, है कि नहीं? माइक का बटन दबाओ और आपसे पूछो अपना सवाल, ऐसा प्रचार देखे हो ना? जब पता हो किससे बोलना है तो उसी से बोलिए जो आपको प्रश्नों का उत्तर दे सकता हो। ठीक है, राइट? तो मुझे यकीन है कि इस लेक्चर को आपने एंजॉय कर पाया होगा और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को आपने अच्छे तरीके से समझा होगा। इसी प्रकार से समझते रहना ताकि मैं बहुत सारी बातें आपसे मैं करते रहूँगा। See you soon in the next videos and next lecture and for that moment you must wait। मैं फिर से आपको देखूंगा और फिर से मुलाकात करूंगा, नेक्स्ट लेक्चर में करूंगा कुछ नए अंदाज में। तब तक के लिए ऐसे ही मुस्कुराते रहिए। हैव a nice day, enjoy your day, love you all, see you soon, take care।